हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये आपका साइंस पार्ट 4 होगा। इससे पहले साइंस पार्ट 3 आप साइंस की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, आर्टिफिशियल रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय सीडिंग क्लाउड्स विथ। ऑप्शंस हैं सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। Explanation. Cloud seeding is the process of making precipitation fall using substance like dry ice, silver iodide. Cloud seeding is an artificial way to create moisture in the cloud so as to cause rainfall. तो क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल वे होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड में मॉइस्चर क्रिएट करते हैं ताकि रेनफॉल हो जाए। और जो केमिकल यूज़ करते हैं हम लोग क्लाउड को सीडिंग करने के लिए वो हैं सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस। अब हम लोग और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन, सिल्वर आयोडाइड जिसका फॉर्मूला होता है AgI। Ag क्या है सिल्वर और I क्या है आयोडाइड। हाईली फोटोसेंसिटिव होता है, इसका यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक एंड इन क्लाउड सीडिंग। पोटेशियम नाइट्रेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है KNO3, ऑकर इन नेचर एज अ मिनरल नाइटर। इसका यूज हम लोग करते हैं ट्री स्टम्प रिमूवल, रॉकेट प्रोपेलेंट्स एंड फायर वर्क्स। कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला है CuSO4 और जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 2, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। आपके ऑप्शन है बॉक्साइट, सिनेबार, डोलोमाइट, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा बॉक्साइट। तो मेन ओर एल्यूमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट। एक्सप्लेनेशन, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बॉक्साइट का, Al2O3। इसी तरह अदर ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। सिनेबार, तो सिनेबार एक मोस्ट कॉमन चीफ ओर है किसका, मरकरी का, और इसका फॉर्मूला क्या है HgS। तो अगर आपसे मरकरी का ओर पूछे तो वो क्या हो जाएगा, सिनेबार। डोलोमाइट इसी तरह है, तो डोलोमाइट किसका है, ये एक मैग्नीशियम का ओर है, इसका फॉर्मूला है MgCO3 CaCO3। क्वेश्चन नंबर 3, द 4 स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड्स आर कॉल्ड। 4 स्मॉल ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड पे उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर आपके 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सप्लेनेशन, द पैराथायरॉयड इज अ सेट ऑफ 4 ग्लैंड्स लोकेटेड इन योर नेक जस्ट बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, पैराथायरॉयड ग्लैंड किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेगुलेट करने के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन योर बॉडी। तो हमारे बॉडी में पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, वुड स्पिरिट इज नोन एज एथेनॉल, मेथेनॉल, बेंजीन, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मिथेनॉल। तो वुड स्पिरिट को क्या कहते हैं, मिथेनॉल। एक्सप्लेनेशन, मेथेनॉल इज ऑल्सो रिफर्ड एज वुड एल्कोहल और वुड स्पिरिट और वुड नैप्था। मीन्स मेथेनॉल को आप वुड एल्कोहल कह सकते हैं, वुड स्पिरिट कह सकते हैं या फिर वुड नैप्था कह सकते हैं। एज द अर्लीस्ट मेथड फॉर इट्स प्रिपरेशन वॉज, और अर्लीस्ट मेथड पहले मेथड क्या था इसको प्रिपेयर करने का, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल आर। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है पर्ल के, एग्जाम्पल ऑप्शंस कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पर्ल का कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सप्लेनेशन, द चीफ कॉम्पोनेंट ऑफ द नैकर दैट कॉन्स्टिट्यूट पर्ल इज एरेगोनाइट और जिसका केमिकल नेम है एरेगोनाइट कैल्शियम कार्बोनेट। नैकर ऑल्सो कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्क्योलिन, अ हॉर्न लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको आप बोलते हैं एल्ब्यूमिनॉइड, दैट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोलस्कस आउटर शेल। आपको पता होगा मोलस्कस एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो आउटर शेल है वो भी इसी सब्सटेंस से बनती है। पर्ल ऑल्सो कंटेन, और पर्ल क्या कंटेन करता है,
Pearl also contain magnesium carbonate MgCO3 along with calcium carbonate। अगर आपके एग्जाम्पल में मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट है तो आप दोनों को चूज करते हैं, अगर सिर्फ एक है तो फिर एक को ही करेंगे। क्वेश्चन 6, इन वूल इंडस्ट्री ऑफन सॉर्टर्स गेट अफेक्टेड बाय सॉर्टर्स डिजीज, दिस डिजीज इज कॉज बाय। तो वूल इंडस्ट्री में जो सॉर्टर्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं सॉर्टर्स डिजीज से। तो ये डिजीज किससे होती है? आपके ऑप्शंस हैं एल्गी, बैक्टीरिया, एंथ्रैक्स, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा एंथ्रैक्स। एक्सप्लेनेशन, wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but sorter's job is risky as sometimes they get infected by a bacterium which cause a fatal blood disease called sorter's disease। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है हमारी डिजीज़ सॉर्टर्स डिजीज़ जो है वो एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है? एंथ्रेसिस, ANTHRACIS, एंथ्रेसिस। बैक्टीरिया एंथ्रेसिस से ये डिजीज़ होती है और ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। क्वेश्चन 7, लाइकेंस आर सेंसिटिव टू ऑप्शंस सॉइल पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो लाइकेंस किससे सेंसिटिव होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड से। आपकी एक्सप्लेनेशन है Lichens are compound organisms that show symbiotic relationship between fungus and photosynthetic organism algae। तो lichens जो होता है वो एक relationship show करता है symbiotic किसके बीच में? fungus and algae के बीच में। Lichens are very sensitive to soil pollution to sulfur dioxide pollution in the air। तो air में जो sulfur dioxide pollution होता है उससे lichens बहुत ही sensitive होता है। और जहाँ पे sulfur dioxide pollution एरिया जो होती है जो सल्फर डाइऑक्साइड से ज़्यादा पॉल्यूटेड है वहाँ पे आप देखेंगे कि लाइकेंस जो होता है वो ग्रो नहीं होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। क्वेश्चन 8, विच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्ट्स हैज़ अ पिगमेंट कॉल्ड ल्यूसीफेरिन। तो कौन से इसमें से इंसेक्ट है जिनके पास पिगमेंट है ल्यूसीफेरिन? आपके ऑप्शंस हैं रेड फ्लाई, फायर फ्लाई, बटरफ्लाई, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फायर फ्लाई। फायर फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जिसमें पिगमेंट होता है ल्यूसीफेरिन और जिसकी वजह से ये शाइन करता है। एक्सप्लेनेशन, फायर फ्लाई हैज़ अ पिगमेंट कॉल्ड ल्यूसीफेरिन। क्या पिगमेंट है? ल्यूसीफेरिन। दे मिक्स ऑक्सीजन विद दिस पिगमेंट टू जनरेट लाइट एंड लिटिल हीट। तो ये क्या होता है? ये ऑक्सीजन के साथ इसका पिगमेंट मिक्स होकर एक लाइट और हीट जनरेट करता है। फायर फ्लाइज ऑल्सो नॉन एज लाइटनिंग बग्स। और फायर फ्लाइज को किस नाम से हम लोग जानते हैं? लाइटनिंग बग्स और विंग्ड बीटल्स। क्वेश्चन 9, डैश इज प्रोबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स। ऑप्शंस हैं आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा, मोलस्का, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक लार्जेस्ट ग्रुप है क्रिएचर्स का। एक्सप्लेनेशन, आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स एक्सोस्केलेटन, जिसमें एक्सोस्केलेटन होती है, स्मॉल बॉडी साइज, इनकी साइज क्या होती है? स्मॉल बॉडी साइज होती है। द एबिलिटी, अब इनके पास क्या क्या करने की एबिलिटी होती है? दे कैन फ्लाई, अ हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ये अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करती है मेटामॉर्फोसिस का। अडेप्टेबिलिटी इन एन एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि कॉकरोच हो गए, हनी बी, प्रॉन्स, इंसेक्ट, स्पाइडर, ये सभी ही किसके एग्जाम्पल हैं? आर्थ्रोपोडा का। इसी तरह आपके ऑप्शंस में और दिए हैं इकाइनोडर्मेटा, तो इसका एग्जाम्पल होगा स्टारफिश हो गया, सी कुकम्बर, और मोलस्कस, मोलस्कस का एग्जाम्पल है स्नेल्स एंड ऑक्टोपस। क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। इसमें से कौन सी डिजीज जेनेटिक नहीं है? नाइट ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज नहीं है। एक्सप्लेनेशन, नाइट ब्लाइंडनेस इटसेल्फ इज नॉट अ कंडीशन बट द रिजल्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग आई ऑर्डर। अगर आपको पहले से किसी तरीके का आई डिसऑर्डर है तो उसके वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती, ना कि एक जेनेटिक डिजीज है। एक्यूट विटामिन ए डिफिशियंसी रिजल्ट इन नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको एक्यूट मीन्स बहुत ज़्यादा विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उसके वजह से भी आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है।
और हम अदर एग्जांपल्स देखते हैं अपना एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म क्या है? एल्बिनिज्म एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एल्बिनिज्म इज़ अ रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज स्किन, हेयर, आइज टू हैव अ लिटिल और नो कलर। इसमें क्या होता है, हमारी स्किन, हेयर, आइज इसमें थोड़ा कलर होता है या फिर ये कलर लेस होती है। हीमोफीलिया, इट इज़ ऑल्सो एन जेनेटिक डिजीज़। इट इज़ अ मोस्टली इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है इनहेरिटेड, जो आपने अपने पिछली जनरेशन से ली है। दैट इम्पेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू ब्लड क्लॉट। इसमें क्या होता है, बॉडी की एबिलिटी होती है ब्लड को क्लॉट करने की। अगर आपको कट लग जाता है हल्का सा, देखे होंगे 1-2 सेकंड में आपका ब्लड धीरे धीरे क्लॉट हो जाता है, बहना बंद हो जाता है। बट हीमोफीलिया में क्या होता है, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता। यही एक डिसऑर्डर होता है। अ प्रोसेस नीडेड टू स्टॉप ब्लीडिंग। क्वेश्चन 11, द टिश्यू दैट स्टोर ऑल द फैट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो सभी ह्यूमन बॉडी के फैट को स्टोर करता है? आपके ऑप्शंस है एपिथेलियल, मस्कुलर, एडिपोज, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा एडिपोज। एडिपोज टिश्यू स्टोर ऑल द फैट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। आपके एक्सप्लेनेशन है, द टिश्यू दैट स्टोर ऑल द फैट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। इट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसा टिश्यू होता है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है और किससे बना होता है, एडिपोसाइट से बनता है। ओके, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी हम जानते हैं क्या है एपिथेलियल टिश्यू। दे कवर ऑल द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की आउटर सरफेस की जो लेयरिंग है वो किससे है, एपिथेलियल टिश्यू से है। दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। अगर आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर पे कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है तो उसकी पहली लाइन जो है प्रोटेक्शन की वो किस टिश्यू से है, एपिथेलियल टिश्यू से है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, आपकी स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर वो भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। द एपिडर्मिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टिश्यू। और अगर आपसे पूछें कि एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है तो वो हो जाएगी एपिडर्मिस, जिसको हम लोग आउटर लेयर ऑफ द स्किन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डाइकोटिलेडॉन सीड्स। तो इसमें से किसका एग्जाम्पल है, एक डाइकोटिलेडॉन सीड्स का? मेज, मस्टर्ड, बनाना, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मस्टर्ड। मस्टर्ड एग्जाम्पल है डाइकोटिलेडॉन सीड्स का। एक्सप्लेनेशन, इससे क्या आपको पता होगा कि जो हमारी सीड्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स क्या होता है, विच हैव ओनली 1 कोटिलेडॉन, जिसमें सिर्फ एक कोटिलेडॉन होगा जिसकी सीड में, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट। आपके एग्जाम्पल हैं मेज, बनाना, गार्लिक। उसी तरह आपके डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट सीड्स द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस 2 कोटिलेडॉन। जो प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, 2 कोटिलेडॉन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स। तो इसके एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, बीन, लेग्यूम एंड एप्पल्स। क्वेश्चन 13, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड। ऑप्शंस ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, ब्लड कैपिलरीज, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन। एक्सप्लेनेशन, नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। जैसे आपको पता होगा कि सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। तो उसी तरीके किडनी है, किडनी क्या है, नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी की। एंड देयर आर अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी। हर एक ह्यूमन किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। द ग्लोमेरुलस, जिसको प्लूरल में आप बोल सकते हैं ग्लोमेरुलाई, is a network of small blood vessels called capillaries known as tuft, जिसे हम लोग tuft बोलते हैं, located at the beginning of a nephron, जो कि आपके नेफ्रॉन के बिगनिंग में लोकेट होता है। क्वेश्चन 14, which of the following is a conventional energy source। इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल है? सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी क्या है, एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। इसके एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इंक्लूड्स ऑयल, गैस, कोल। दीज कन्वेंशनल सोर्सेज आर यूजली फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है यूजली होते क्या हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। देयर यूज लेड टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। और इनका यूज़, अगर हम ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं तो इससे हमारी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती है एंड अदर इन्वायरमेंटल डैमेज होते हैं।
द सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ लर्न करना है कि जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का? कोल, पेट्रोलियम, बायोमास, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की रिसोर्सेज क्या हैं? दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और नॉन कन्वेंशनल को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर रिप्लेस्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस एट रेट इक्वल और ग्रेटर देन द रेट एट विच दे आर कंज्यूम्ड। एग्जाम्पल क्या है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, ये सभी ही एग्जाम्पल्स है आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन अमीबा एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अमीबा में एक्सक्रीशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? आपके ऑप्शंस है डिफ्यूजन, यूरिकोटेलिक, ऑस्मोसिस या नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डिफ्यूजन। अमीबा में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और ये भी देख लेते हैं यूरिकोटेलिक क्या होता है। तो यूरिकोटेलिक क्या है? ये एक ऐसे एनिमल हैं जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और इसके एग्जांपल्स हैं आपके बर्ड हो गई, जो आपकी बर्ड है, स्नेक्स हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सभी ही किसके एग्जांपल है? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं जो क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड। अपने एक्सक्रीशन के थ्रू क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड। तो इसका अमीबा का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डिफ्यूजन। अगर आपको ये साइंस के क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और टीना क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।